हेलो, आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और हमारा प्रोग्राम आप खास तौर पर देख रहे हैं चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी प्रोग्राम में आप भी हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको बस इतना करना है कि अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नंबरात फ्लैश होंगे, उन नंबरात को डालकर और हमसे जुड़े कोई सवालात हों आपके जहन में तरक्की को लेकर, कोरोना के हवाले से जुड़ी हुई या फिर वैक्सीनेशन के हवाले से जुड़ी हुई कोई भी सवाल शक व शुबहात आपके जहन में हो तो क्योंकि एक्सपर्ट हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, लिहाजा उन तमाम सवालों के जवाब एक्सपर्ट के जरिए, डॉक्टर के जरिए या फिर तरक्की की मनाजिल तय करने वालों या फिर कुछ ऐसा माशरे में जिन्होंने कर दिखाया हो, जिनको हम शो में मदऊ करते हैं ताकि वो इंस्पिरेशन दूसरे के लिए बन सके। साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वबा की रफ्तार कम हुई है, हालांकि केसेस अभी रोजाना आ रहे हैं। आज की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 41,000 से ज़ायद केसेस मंजर आम पर आए हैं। तो वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में इसके कई केसेस देखने को मिले हैं। पहले इनकी तादाद 15 ही थी, लेकिन अब ये तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने एक चैलेंज बन रहा है। उधर अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस एहलकारों के रोल को भी सराहा जाता है। अगर बात कोविड दौर की करें तो कोविड दौर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी, साथ ही जो SOPs बनाई गई थी सरकार की तरफ से, उस पर अमल दरामद कराने के लिए सख्ती पुलिस एहलकारों की तरफ से बरती गई, चाहे वो पुलिस कमिश्नर ही क्यों ना हो या फिर IPS ऑफिसर ही क्यों ना हो या फिर अगर कप्तान की बात करें या फिर DM की बात करें, सभी की ड्यूटी कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिली। तो आज हम खास मेहमान को मदऊ करेंगे जो हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे, जो कि सख्त अफसर के तौर पर जाने जाते हैं, जिनका नाम मैं आपको बताऊं। टीवी स्क्रीन पर आप दो खास मेहमानों को देख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर तमोरिश कोले साहब, जो कि इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। आपका वेलकम करते हैं सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही साथ जिस खास शख्सियत की मैं बात कुछ देर पहले कर रही थी, असीम अरुण साहब, जो कि कानपुर पुलिस कमिश्नर हैं, आपको भी वेलकम करते हैं अपने खास शो चलती रहेगी जिंदगी में। सर, आपको आवाज मेरी मिल रही होगी शायद। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जैसा कि हम बात कोरोना की कर रहे हैं और कोरोना से पहले हम देखते थे कि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी को लेकर और अभी भी पुलिस एहलकार शद्दोमत से काम करते हैं, लेकिन कोरोना दौर में आप लोगों की जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई और इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी को लेकर पुलिस एहलकार जो होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो सख्ती बरतते हैं। कहा यह जाता है कि कानून को बरकरार रखने के लिए सख्ती लाना बहुत जरूरी होता है सर, लेकिन आप एक सख्त ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि व्यूअर्स को आप यही बताएं। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। मैं इसको यूं परिभाषित करना चाहूंगा जी कि कोई भी सिस्टम, प्रणाली जब बनाई जाती है तो उसकी एक परिकल्पना की जाती है, लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिए, लागू करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि सख्ती की जाए, यानी अनुशासन के साथ उसको किया जाए। जी। कोई भी चीज हो, चाहे कोरोना संबंधित नियम हो, यातायात का हो, बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, सो अगर अनुशासन नहीं है तो निश्चित रूप से वो व्यवस्था फेल हो जाएगी। तो जिस सख्ती को हम सख्ती कह रहे हैं वो मेरे ख्याल से एक न्यूनतम अनुशासन है जो कि जरूरी है होना, और उसी के साथ हम किसी भी योजना को जब हम परिकल्पना करते हैं तो लागू कर पाते हैं। जी, ना सिर्फ योजना बल्कि अपनी जिंदगी को, मिनिमम डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को और उड़ान को भर सकते हैं, ये भी कहा जा सकता है। अरुण साहब, आपके पास मैं लौटूंगी। तमोरिश कोले साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना केसेस में कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि कोरोना के केसेस सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों की अगर हम बात करें तो उनमें डर भी नहीं रह रहा है। आखिर इसकी क्या वजह आप मानते हैं, क्योंकि आप इंटरनल एक्सपर्ट हैं मेडिसिन के, ऐसे में आपको लगता है कि क्या जो पहले डर था लोगों में अब वो बिल्कुल कम हो चुका है, केसेस के कम होते होते और वैक्सीनेशन के अमल के जारी रहते हुए? देखिए, कोरोना से हम काफी साल हो गए उससे लड़ रहे हैं और अभी हमारे सामने 2 लहर आ चुका है। कोरोना का जो दूसरी लहर है वो बहुत ही खतरनाक साबित हुआ हमारे लिए, और उसके बाद जो है लोगों के अंदर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बोलिए कि ये जो घुटन जैसे आ गया है कि घर से आपको निकलना है। तो ये जो चीज है ये बहुत खतरनाक है, मैं मानता हूँ, क्योंकि हम अभी कोरोना से निकल नहीं पाए और बल्कि हम कोरोना के तीसरे लहर के सामने खड़ा हो रहा है।
तो अभी हमको और थोड़ा दिन ये जो डिसिप्लिन है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना का तीसरा लहर जो है वो प्रेडिक्टेड ही है कि दूसरा लहर तरह उतना ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन जो अनवैक्सीनेटेड, जो वैक्सीनेशन जिसको नहीं हुआ है और जो बच्चे हैं जिसको हमने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं दिया है, उसके ऊपर इसका असर पड़ सकते हैं। और अभी जैसे हम यूएस में देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं कि जो अनवैक्सीनेटेड यूएस सिटीजन है उनके ऊपर कोरोना का जो असर है वो बहुत खतरनाक हो रहा है, बल्कि जो वैक्सीनेटेड है। और ये जो वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड ये फ्रैक्शन हमारे देश में भी बहुत ज्यादा है, तो हमको अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मान के चलना है और जितना फ्रीडम और जितना गवर्नमेंट डायरेक्टिव टाइम पे टाइम आ रहा है उनका सख्त पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि डिसिप्लिन जो है वो हर जगह ज़रूरी है, चाहे वो पुलिस का शोबा हो या फिर इंसान को अपनी ज़िंदगी को संवारने और आगे बढ़ाने के तरीक़ेकार को लेकर हो। आपके पास लौटूंगी, असीम साहब आपके पास मैं आऊँगी। आपके हाथ में कई ज़िलों की कमान इससे पहले रही, अभी आप कानपुर में हैं, कानपुर के मुखिया हैं। इन पूरे औकात में या वक्त में आपको कौन सा ऐसा जिला था जो सबसे ज्यादा भाया और आपको लगा कि यहाँ पर लोग जो हैं वो काफी जागरूक हैं, इन पर ज्यादा सख्ती हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है और करीब 7-8वां डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मैं हूँ जी। हर जिले की अलग अलग फितरत होती है और दो मामलों में मैं कहूँगा कानपुर और आगरा, ये दो नगर जो जनपद मुझे काफी एक जैसे लगे। कारण ये कि दोनों ही जगहों पे लोगों का बहुत एक्सपोजर है, विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। आगरा में तो बहुत आते हैं, कानपुर में भी बहुत से लोग आते हैं व्यापार के सिलसिले में, और यहाँ के लोग भी बहुत सारे विदेश में जाते हैं। तो दोनों नगरों में मैंने देखा कि जो नागरिक हैं उनकी अपेक्षाएं बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, कि ट्रैफिक की बात हो या सफाई की बात हो या कोई भी ऐसी पार्कों का रखरखाव हो, तो क्योंकि लोगों का इतना एक्सपोजर है कि वो छोटे मोटे बात से संतुष्ट नहीं होते, उनको एक ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परफॉर्मेंस चाहिए होती है, तब संतुष्ट होते हैं जी। तो ये आपके लिए ये बहुत अच्छी बात होगी फिर आपके लिए, अगर लोगों का इंटरेस्ट ये है कि उन्हें बहुत अच्छी सुविधाएं और बहुत अच्छी चीजें मिलनी चाहिए, तो ये एक पुलिस अफसर के लिए और पुलिस महकमे के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। आपको मैं अगर समय हो तो मैं उदाहरण देके बताता हूं कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स पे एक बात आई कि कानपुर में लाइटों को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। कमिश्नरेट बनाने के बाद इसको बहुत सख्ती से लागू किया जा रहा है, तो हमने ये बात कही कि हमें उस उद्देश्य पे चलना चाहिए कि सिग्नल पे एक भी कांस्टेबल ना खड़ा हो और लोग खुद ब खुद लाइट पे चलें। अब ये बात कोई बहुत दूर की कौड़ी भी लग सकती है, लेकिन कानपुर के लोगों का एक्सपोजर इतना है कि उन्होंने तुरंत इस बात को समझा और कहा हाँ बिल्कुल, जब सारी दुनिया में हो सकता है तो कानपुर में एक लाइट को चलाने के लिए 8 सिपाही क्यों लगते हैं। अगर लाइट पे ठीक से चलाना शुरू कर दिया जाए, कैमरे से चालान किया जाए, तो ये 8 सिपाही किसी और काम पे जाएंगे और ये होना शुरू हो गया है। ये मुझे खुशी होती है। शहर की अगर फितरत की बात करें तो ऐसी चीजें बड़ी रोचक दिखती हैं। बिल्कुल, और ये इन तमाम चीजों को देखते हुए सताइश भी करनी चाहिए, और एक पुलिस अफसर की तरफ से अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के आवाम की, लोगों की सताइश की जा रही, तारीफ की जा रही है, तो ये काबिले सताइश बात है। और साथ ही इसे ये भी माना जा सकता है कि डिसिप्लिन है, यानी आम आवाम भी मिनिमम डिसिप्लिन रख कर चल रही है। तमोरिश साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी, चूंकि हमारे यहाँ अभी वैक्सीनेशन का अमल जारी है, 50+ करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है, और जो टारगेट है दिसंबर तक का कि 94 या 95 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। तो आपको लगता है कि जिस रफ्तार से अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, जो टारगेट है क्या उसे अचीव कर सकते हैं या फिर उसमें तेजी लाने की जरूरत है? देखिए, इसमें दो चीज है, एक तो सप्लाई और दूसरा है हमारा डिमांड। इन दोनों में हमको इसमें सुधार लाना पड़ेगा। सप्लाईज में आपने देख रहे होंगे
कि हम अभी केवल 2 वैक्सीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम कोई और वैक्सीन इंपोर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं और प्रोडक्शंस भी बढ़ा रहे हैं। तो सप्लाई साइड में मेरा पूरा उम्मीद है कि हम इसको जो डिमांड है उसको मीट कर पाएंगे। डिमांड साइड में जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, जो हम वैक्सीन लेने में लोग नहीं जा रहा है, वैक्सीन वेस्टेज हो रहा है, इसको भी हमको अमल करना पड़ेगा और इसके ऊपर जो कदम लेना चाहिए वो लेना। लेकिन बहुत हद तक ऐसा है तमोरिश साहब कि गांव-गांव की अगर हम बात करें, गलियों की, गांव की पगडंडियों की बात करें, वहां तक वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच चुका है। लोगों के अंदर जो हेजिटेंसी थी वो बहुत हद तक कम हुई है, लेकिन कोरोना का खौफ भी कम हो गया है। ये चिंताजनक बात है। देखिए, कोरोना तो जैसे हमने पहले बोला, कोरोना हमारे लाइफ से गया नहीं, कोरोना इस दुनिया से गया नहीं, और हमको इसके ऊपर इससे लड़ना पड़ेगा और वैक्सीनेशन एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो हमको इससे बचा पाएंगे। तीसरा जो मैं बोलना चाहता जी, वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन लेने के बाद आप 100% प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। आपका इन्फेक्शन हो सकता है वैक्सीन लेने के बाद भी, लेकिन वो इन्फेक्शन आइदर एसिम्प्टोमेटिक होगा, नहीं तो माइल्ड होगा। आपको अस्पताल में एडमिशन शायद जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस जो तीसरा विषय है, ये भी लोगों को पहुंचना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन लेने का मतलब ये नहीं है कि हम कोरोना मुक्त हो गए हैं। बिल्कुल, वैक्सीन लेने के बावजूद भी आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का खास ख्याल रखना है। असीम साहब आपके पास मैं आऊंगी इस सवाल के साथ। चूंकि कोविड दौर में जितना भार डॉक्टरों पर था, वैसा ही उसके पैरेलल ही माना जा सकता है कि पुलिस महकमे, पुलिस ऑफिसर पर भी था। ऐसे में इन तमाम ड्यूटीज को पूरा करने के लिए पुलिस महकमे को किस हद तक अपना जो टेक है वो देना पड़ा, और आज ये वक्त आ गया है कि अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुकून भरी जिंदगी लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है कोरोना के हवाले से। तो प्रेशर क्या पहले से अब कम हुआ है पुलिस महकमे पर? कोरोना की दोनों लहर में पूरे देश की पुलिस और उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कोई एक्सेप्शन नहीं है। बहुत प्रेशर रहा दोनों तरीके से, क्योंकि हम लोग खुद भी स्वयं इस बीमारी से चिंतित थे, अपने परिवार के लिए सभी लोग चिंतित थे, लेकिन साथ ही साथ पुलिस और डॉक्टर्स और भी बहुत सारे विभाग और बहुत सारे प्राइवेट व्यवसाय जी, जिसमें मीडिया भी शामिल है, उनको सड़कों पे रहना था अपने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए। सो पुलिस लगातार सड़कों पे रही और पुलिस ने काम किया। मैं जो पहली लहर थी कोरोना की, उसमें 112 का एडीजी था और 112 का मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बहुत बड़ा रोल रहा, और दवाई, खाना पीना ये सब पहुंचाने में और कोई भी इमरजेंसी में लोगों की मदद की गई। जो द्वितीय लहर रही, मैं उस समय कानपुर नगर में था, ये लहर और ज्यादा सख्त थी, और ये जरूर ऐसा कुछ हद तक आसानी भी हुई, क्योंकि लहर के दौरान अपराध तो लगभग खत्म हो गए, लॉकडाउन या कर्फ्यू की वजह से ट्रैफिक भी लगभग बंद हो गया। तो पुलिस की जो कैपेसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो खाली हुआ और उससे बहुत सारे समाज की आवश्यकताओं के लिए काम किया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक बनाना, पुनः खाना दवाई आदि पहुंचाना, कोई वरिष्ठ नागरिकों की समस्या है तो वो करना। सो पुलिस से जो लोगों की अपेक्षा होती है कि पुलिस सबकी मदद करेगी, उस दिशा में भी हम लोग को बढ़ने का मौका मिला। ये इस कठिन परिस्थिति में भी, इस ऐसी परिस्थिति जहां पे गली गली में कुछ ना कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, वहां पे एक सकारात्मक काम करने का मौका हम लोग को मिला। बिल्कुल। असीम साहब, कुछ देर पहले आपने कहा वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके लिए कामकाज किया, हालांकि पुलिस ने तो सभी के लिए किया, जैसा कि हमने तस्वीरें देखी और इंसानियत को जिला बख्शने वाली तस्वीरें पुलिस एहलकारों की तरफ से, पुलिस महकमे की तरफ से, चाहे वो किसी भी रियासत की पुलिस रही हो, देखने को मिली कि अब वो मरीजों को अपने कंधों पर लेकर जा रहे हैं, जहां पर अस्पताल नहीं खुल रहे हैं तो खुद दवाएं पहुंचा रहे हैं। ऐसी मिसालें आप भी अभी पेश करते हुए देखे गए। गुज़िश्ता दिनों कानपुर इलाके में, आसपास इलाके में एक ऐसा वाकया आपको लेकर मंजर-ए-आम पर आया जो काफी चर्चा में रहा। एक दंपति के हवाले से कुछ खबर थी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्या मामला था, और ताकि व्यूअर्स को ये पता चल पाए कि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी ही नहीं बल्कि पुलिस का एक दूसरा फेस भी होता है, जो ये है।
हालांकि ये विषय आज जो कोविड की हम लोग बात कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग है। अलग है। और क्योंकि आप पूछ रही हैं तो मैं आपको इसके बारे में सूक्ष्म में बताता हूँ। बिल्कुल। ये जी जरूर, पर आपने पूछा है तो मैं कोशिश करूंगा मैं इसका जवाब ठीक से दूं। एक शिकायत मेरे पास एक वरिष्ठ नागरिक दंपत्ति पति पत्नी लेकर के आए। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र ने और पुत्रवधू ने उनको घर से निकाल दिया है। जब इसका मैंने परीक्षण किया, थाने से पूछा ये क्या बात है, तो मालूम हुआ कि ये घर इन्हीं के नाम से है, जो वरिष्ठ नागरिक आए थे। और करीब उस घटना से 15 दिन पहले एक मारपीट की घटना हुई थी और पुत्र और पुत्रवधू के खिलाफ एक एफआईआर भी हुई थी और उसमें जांच में गलती पाते हुए पुलिस ने चार्जशीट भी की थी। सब इतनी सारी बातें मुझे मालूम हुई तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ज्यादती हो रही है। और कई बार पुलिस के सामने ऐसे मामले आते हैं जिसमें कि केवल कागज पे आदेश करने भर से काम नहीं चलता है, उसमें तुरंत हस्तक्षेप या इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। मुझे लगा कि ये ठीक ऐसा ही मामला है और जिसको तुरंत हल होना चाहिए, और फिर उसको तुरंत हल किया गया। जो वरिष्ठ नागरिक दंपत्ति थे उनको उनके घर में दाखिल कराया गया और जो पुत्र और पुत्रवधू जो आरोपी थे उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि उनके रिहाई के बाद में उनको मैंने परामर्श दिया, काउंसलिंग की, तो उन्होंने भी काफी सुधार अपने आप को करने का वादा किया। अब ये उनके पिता और पुत्र के बीच की बात है कि वो आपस में कैसा समझौता करते हैं। इस पर यहाँ पर ये सोचा जा सकता है और समझा जा सकता है कि पुलिस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी और उनके लोगों के हुकूक की बरकरारी की ही बात नहीं करती, बल्कि उनकी काउंसलिंग भी करती है। उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश किया जाता है ताकि वो बेहतर खिदमत कर सके और अपने पेरेंट्स का खास ख्याल रख सके, क्योंकि कई ऐसे किस्से सामने आते हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद रहे। चलती रहेगी जिंदगी में कई और सवाल करेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। और चलती रहेगी जिंदगी में आज खास मेहमान हैं असीम अरुण साहब, जो कि कानपुर पुलिस कमिश्नर हैं। साथ ही साथ एक डॉक्टर साहब हमारे दरमियान मौजूद है, तमोरिश कोले साहब, जो कि इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। तमोरिश साहब, आपके पास मैं आऊंगी इस सवाल के साथ कि डेल्टा प्लस जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में थर्ड वेव का खतरा मंडरा ही रहा है, प्लस डेल्टा प्लस केसेस और अवाम की तसाहुली लापरवाही को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जैसे पहले बताया कि हम तीसरी लहर के बिल्कुल सामने खड़ा है और आप हमारे पास अभी जो मॉडलिंग है उसके नवंबर का मिड में हमारा ये थर्ड वेव पिक में आएगा और उसके बाद वो धीरे धीरे जनवरी तक खत्म हो जाएगी। और डेल्टा प्लस केसेस राइज हो रहा है। आपको जानकारी है कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट्स है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है इस देश में, क्योंकि इनका इन्फेक्शन रेट और इन्फेक्शन का जो सीवियरिटी है वो ज़्यादा है डेल्टा से। और इस विषय में थोड़ा सा सहमति है कि अभी तक जो वैक्सीन्स है वो डेल्टा प्लस में भी काम करेंगे, लेकिन अनवैक्सीनेटेड जो पोर्शन है, जो हमारा पॉपुलेशन, उनके उसके सारे डेल्टा प्लस डेल्टा और बाकी जो वेरिएंट्स है सभी उनके लिए खतरे हैं। इसीलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और जहां पे वैक्सीन जरूर लगाएं। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया है, जितने वेरिएंट्स आ रहे हैं उससे आप बच सकते हैं वैक्सीन अगर आपने लगवा ली हो। तो न्यूज़ 18 उर्दू अपने प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम व्यूअर्स से अपील करता है कि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो जरूर लगवाएं, क्योंकि हम सब ने वैक्सीन लगवा लिया और कोई साइड इफेक्ट नहीं रहा। सिर्फ 2 से 3 दिन तक थोड़ी सी हरारत रहती है। असीम साहब, आपका मैं रुख करूंगी इस सवाल के साथ। आपके इस पूरे जॉब या ड्यूटी के दरमियान जितना साल आपने सर्विस आपका रहा है, उसमें आपको कभी ऐसा लगा कि ये समाज का सकारात्मक पहलू आपने देखा, और दूसरे वक्त में आपको कभी ऐसा लगा या महसूस हुआ कि ये समाज का नकारात्मक पहलू है? निश्चित रूप से जब कोई ग्रेव इमरजेंसी आती है, कोई बड़ी विपत्ति आती है, तो इंसान का असली रूप दिखता है, जो कि हमने कोरोना की खासकर दूसरी लहर में देखा। कुछ लोग कालाबाजारी में जुट गए, यहाँ तक कि लाश को जलाने के लिए जो लकड़ी होती है उसकी कालाबाजारी तक लोगों ने की है। सो कुछ लोगों का चरित्र ऐसा निकल के आया, लेकिन ये चंद लोग थे, बहुत ही कम लोग थे। ज्यादातर लोगों का बेहतर चरित्र निकल के आया विपत्ति में, जो हमने सबने देखा। इसमें सभी लोग शामिल हैं। सबसे ज्यादा तो हमारी
मेडिकल फ्रेटर्निटी को मैं सलाम करता हूं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं उनको व्यक्तिगत रूप से सलाम करता हूं कि बहुत बहुत रिस्क लेकर के हमारे सभी साथियों ने काम किया, नुकसान भी उठाया लेकिन काम करना छोड़ा नहीं। बिल्कुल। तो कोरोना जहां निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसको कि अच्छा बताया जाए, लेकिन इसने बहुत से लोगों के अंदर के अच्छे इंसान को प्रकट किया है। लेकिन ये अच्छा इंसान गायब नहीं होना चाहिए, ये बरकरार रहना चाहिए। ऐसी आपत्तियों के लिए ऐसे इमरजेंसीज के लिए हमें सिस्टम और मजबूत बनाने चाहिए, जिससे कि चाहे बीमारी हो या भूकंप हो या कोई ऐसी चीज हो तो हमारा समाज, हमारी सरकार बहुत ही अच्छी रिस्पांस हमेशा दे। बिल्कुल, हम ये देख रहे थे कि कई ऐसे शोबे डिपार्टमेंट्स थे जो प्रेशर में थे और कहीं ना कहीं उन्हें, अगर हम बात म्यूज़िक की कर लें तो जब सब कुछ बंद था तो कहीं कंसर्ट्स नहीं हो रहे थे, तो जो मौसीक़ार हैं, सिंगर हैं, वो सभी प्रेशराइज थे कहीं ना कहीं। लेकिन पुलिस महकमा भी इससे अछूता नहीं था। अपने आप को या खुद की मेंटालिटी को, मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस ऑफिसर्स क्या करते रहे कोरोना दरमियान में, ताकि वो अपने मेंटल स्ट्रेस को बखूबी सही रख सके, ताकि लोगों की और दूसरों की हेल्प कर सके, उनकी खिदमत कर सके। जी, इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान संकाय, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक बहुत ही रोचक काम किया गया। डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी हैं, उन्होंने अपने ऐसे 17-18 सहयोगी प्रोफेसर्स और पीएचडी स्कॉलर्स को इकट्ठा किया और उन्होंने नियमित रूप से पुलिसकर्मियों के लिए बहुत अच्छे वीडियो बनाए। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए, तनाव को कम करने के लिए किस प्रकार के एक्सरसाइज करनी चाहिए, मन में क्या करना चाहिए, और ऐसे वीडियो हमने बना के अपने सभी पुलिसकर्मियों को भेजे। ऐसे वीडियो के अंत में यह भी बताया गया कि अगर आप सीवियर डिप्रेशन में है, आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो आपको हम काउंसलिंग की व्यवस्था भी देंगे। और लखनऊ विश्वविद्यालय ने निःशुल्क सैकड़ों ऐसे पुलिसकर्मियों को काउंसलिंग दी, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है, ऐसे लोगों को, और बहुत ही सफल रहा ये। इसके बाद भी ये चालू है, पर कोविड के दौरान ही इस चीज को लॉन्च किया गया था और मनोवैज्ञानिक तनाव को हम लोग बेहतर तरीके से। एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी असीम साहब, चूंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स की अगर हम बात करें, या फिर एस्पिरेंट्स जो नहीं हैं, जो अभी छोटे ही हैं लेकिन वो चाहते हैं कि इस फील्ड में आए और देश का नाम रोशन करें और उसकी सेवा करें, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या पैगाम है आपके पास? जरूर, बच्चों पे और युवाओं पे मेरा बहुत विश्वास है। मैं आईपीएस, आईएएस और सर्विसेज की नई पीढ़ी को देखता हूं, छात्रों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि हर पीढ़ी हमारी जो बढ़ रही है उसके अंदर की इंसानी वैल्यूज, मूल मंत्र क्या देना चाहिए, वो बहुत अच्छी होती जा रही हैं। समानता का विचार मंत्र में ये देना चाहूंगा सभी युवाओं को कि यूपीएससी या कोई भी आप परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें मेहनत और लगन, यही दो चीजें टेस्ट होती हैं। बिल्कुल, बगैर मेहनत और लगन के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, यानी तमाम चीजें ला हासिल हैं। वक्त की बहुत कमी है असीम अरुण साहब, आपसे फिर मुलाकात होगी, कभी बातचीत होगी कई और पहलुओं पर। और साथ ही साथ तमोरिश कोले साहब, जो कि डॉक्टर हमारे और हमेशा अपने खिदमात पेश करते रहे हैं, आवाम को मशवरों से नवाजते रहे। आपका भी बेहद शुक्रिया तमोरिश साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। असीम साहब, आपका भी वक्त देने के लिए हमारे साथ शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।